कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरों दे बनाना बना कर गिराना, घरों दे बनाना बना कर गिराना। वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों की जन्नत, वो तकदीर अपनी। ना दुनिया का गम था ना रिश्तों के बंधन, ना दुनिया का गम था ना रिश्तों के बंधन। बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप नेचुरल नहीं रहे हो, और जब तक आप नेचुरल नहीं होते हो तब तक जीवन हैप्पीनेस, भले आप हैप्पीनेस बोलते रहो, भले मानव सर के आप सामने आके थोड़े दांत निकाल के दिखा दो लेकिन पर ऑन स्टेज और बैक स्टेज का फर्क है। भले आप ऑन स्टेज पर कुछ भी कर रहे हो, बैक स्टेज पर कुछ और हो। बैक स्टेज भी पावरफुल बने, उसके लिए जरूरी है नेचुरल बनो। कभी कभी एक मानो सर पटियाला से थे, कोई मेरे पास आए, उनके वाइफ की डेथ हो गई थी, बहुत टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा, और आप जानते हो कितनी स्ट्रेस उनके मन पर होगी और लाइफ उनको कैसी लग रही होगी। तो वो मेरे पास आए और 7 दिन का हमारा प्रोग्राम था, पूरा 7 दिन का। तो कहते मैं क्या करूं, आप मुझे बताओ। बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, क्या करूं। आप 2 काम करो, मैंने कहा। शाम के टाइम में जब सेशन होता है, जब समागम होता है, आप समागम को बड़े दिल से सुनना है और उसके बाद बच्चों के साथ खेलना है, बच्चों के साथ रहना है। और 7 दिन में आपने किसी बड़े के साथ नहीं बैठना, 7 दिन में आपने किसी बड़े के साथ नहीं बैठना। 7 दिन बच्चों के साथ खेलो और शाम के टाइम सेशन जो है उसको सुनो, बस इतना काम करना है। बड़ों के साथ क्यों नहीं बैठना? आप बैठोगे, अपना दुख सुनाओगे, अपनी राम कहानी, वो अपनी राम कहानी खोल के बैठ जाएगा। क्योंकि जिसको सामने सुना रहे हो उसके भी बहुत दुख है, आपके बहुत दुख है, उसको भी स्ट्रेस है, आपको भी स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस को फिर जागृत कर देगी। इसलिए बच्चों के साथ खेलो। उन्होंने वही किया, बच्चों के साथ खेले। क्योंकि हमारे सेशन में क्या होता है, रात के टाइम में सब बच्चे खेलते थे इकट्ठे। तो बच्चे कौन से 80-80 साल के बच्चे भी थे उसमें। आप ये मत समझना कि 5-6 साल वाला ही बच्चा होता है। जो तरोताजा, जो खिला हुआ है, वो 80 साल के तो भी यंग है। He is 80 years young। हाँ, आप में लेजीनेस है, आप बड़े कमजोर हो, छोटी छोटी बात से आप घबरा जाते हो। तो भले आप 10 साल के हो, भले आप 20 साल के हो, बट यू आर 20 years ओल्ड। लेकिन अगर ताजगी है अंदर में, शक्ति अंदर है, प्रसन्नता है, हर चीज अंदर है, जागृति अंदर है, तो फिर 90 साल का भी 90 years यंग हो जाएगा, वो ओल्ड नहीं रहेगा। इसलिए आप सोचो आपको क्या बनना है, यंग रहो ना हमेशा। इसलिए ये ठीक है। देखो, ये फर्स्ट टाइम है कि ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है जिसके साथ आप एक ही सेकंड में पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हैं। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। आपके हाथ में मोबाइल जैसी चीज़ है जिसके साथ आप पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हैं। इसका यूज़ करो, बट एक बात जरूर मन में रखना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। मर्यादा से ज़्यादा कुछ भी होता है तो नुकसान करता है। ज़्यादा उसको करोगे, थोड़ा नेचुरल हो ना। जब घर में गए हो, मम्मी पापा के पास बैठो, भाई सिस्टर के पास बैठो, उनके साथ समय व्यतीत करो। जब ऑफिस में गए हो, स्कूल में आए हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हो, तो वहाँ पर समय अपना यूटिलाइज करो। हर टाइम 24 घंटे मोबाइल के साथ अभी भी सोच कर देखो, कहीं तो अभी भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में देख देख के कौन सा पता चल रहा है। हम तो लास्ट बेंच में है, कौन सा पता चलेगा। यहाँ की निगाह एक्सरे मशीन है, तेरे अंदर जाकर देखती है, सब पता चलता है। एक बार क्या हुआ, इसलिए ये याद रखो ना, मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे
बच्चे कहते ये भी बड़ा खूबसूरत पहलू है। पहले पूरा मोहल्ला अपना फैमिली थी, परिवार था, अब परिवार में मोहल्ले बसते हैं। अब परिवार में मोहल्ले। नानी कहती सब आओ, नानी छुट्टियों बुला लेती है और सारा परिवार, पूरा परिवार है, चाचे ताए मामा मामी मासी, उनके बच्चे उनके पोते नाती सब चले गए, नानी अब भी अकेली है। क्यों? सारे मोबाइल पे लगे हुए हैं। बुलाना, पास बैठना किस लिए? एक दूसरे के लिए टाइम निकालना, एक दूसरे से बात करो, बात करोगे मोटिवेशन मिलेगी। हंसो मुस्कुराओ, हंसो मुस्कुराओ। सब अपने रिश्तेदार हैं। पहले ये होता था ना, ये अपने चाचा जी, पड़ोस वाला भी चाचा ताया, ये बुआ, ये मेरा मामा, और अब अंकल आंटी, इसके अलावा कोई नहीं। अब सब रिश्ते गए। लेकिन खूबसूरती यही है, हमारा सबका एक दूसरे के साथ संबंध है। हम यूं ही नहीं बैठे यहाँ पर, एक बात समझ लेना, कोई कारण है। हम आज सेशन यूं ही नहीं हो रहा, हम बैठे नहीं हैं, हम बिठाए गए हैं, हम यहाँ पर बुलाए गए हैं। एक नेचुरल पावर है जो इकट्ठा करती है। हमारे संबंध पुराने हैं, भले लगता होगा पहली बार इंट्रोडक्शन हो रही है, ये आपको लगता होगा, लेकिन ये इंट्रोडक्शन भी पुरानी है, ये संबंध भी पुराना है। मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी। आपको आता नहीं? नहीं सुना नहीं पहले? अच्छा, इतना लंबा नहीं आता, थोड़ा सा गा लो, लंबा ना गाना। मोहल्ले की सबसे असीम पुरानी निशानी वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बच्चा चाहता बड़ा हो जाऊं, और बड़ा होने के बाद सब सोचते बच्चे ही ठीक थे, क्योंकि वो उसमें खूबसूरती है, उसमें खास है। इसलिए बाकी की ओर नहीं देखना। जब मन करे ना एंजॉय करने का करो, मन करे खेलने का खेलो, मन करे हंसने का खूब मुस्कुराओ, मन करे रोने का तो रो भी दो। आपकी मर्दानगी कम नहीं होगी रोने से, उल्टा अंदर की जितना भी वो है ना बाहर निकल जाएगा, आप फिर से हल्के हो जाओगे, एकदम रिलैक्स। कभी कभी रोना अच्छा होता है, आपको रिलैक्स करता है। मेन तो आपको रिलैक्सेशन है, इसलिए आसपास क्या हो रहा है उसको नहीं ध्यान देना। अब एक लड़का फेल हो गया, कॉलेज में था, फेल हो गया, तो पापा ने बड़ी डांट लगाई। अब हर पापा डांटता है, बच्चे इससे परेशान है, पापा बोलते हैं, खूब डांटा। बोले तू फेल हो गया? बोले हाँ। अरे उसको देख, मेरी को, तेरी क्लासमेट लड़की फर्स्ट आई है, वो कम से कम उसको देख, मेरी को फर्स्ट आई है। बोले उसको देखते देखते तो फेल हो गया। भाई बोले इस अपने भाई को देख, सबसे भी ये दिखाते हैं। अरे एक दूसरे के साथ इशारा नहीं करना, अपनी ओर देखो। तेरा भाई कितना पढ़ता है, सब दिखा रहे हैं। मुझे देख, मैं फर्स्ट आया था, मेरिट में था, और पापा ने बड़ा डांटा। बोले मैं देख, मैं इतने अव्वल नंबर दर्जे पर आता था, तू ये रिपोर्ट कार्ड देख, इंग्लिश में मार्क्स कितने, 100 में से 10। बोले मैंने तो 10 लिए ही नहीं थे, मेरे तो 15 मार्क्स थे। और जब रिपोर्ट कार्ड देखा, बोले ये मेरा नहीं आपका ही है। तो दिखाओ मत एक दूसरे को, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, अपनी लाइफ को प्रॉपर एंजॉय करो। एक बार मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने पहले कहा कहानी आपको ज़्यादा मोटिवेट करती है, कहानी प्रमाण के साथ होती है। इसलिए पहले होता था ना, घर के अंदर भी बच्चे बड़ों से कहानियाँ सुनते थे।
ये रीति को ख़त्म नहीं करो। अपने घर में जाओ, एक दूसरे के साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो। समझो, हमारे पास समय ही नहीं एक दूसरे के पास बैठने का, तभी तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हमारे पास एक दूसरे के पास बैठने का टाइम होना पहली बात है, क्योंकि हमारे पास टाइम तो है पर सारा टाइम हमने मोबाइल को दे दिया। इस बात को समझ लेना, सारा टाइम हमने उसको दे दिया और इससे होने वाला कुछ भी नहीं है, डिप्रेस ही होगे इससे। रामकृष्ण परमहंस, आपने नाम सुना होगा, विवेकानंद जी का नाम सुना है सबने? उनके गुरु कौन है? श्री रामकृष्ण परमहंस। बड़ी उच्च विभूति हुए हैं, भाव समाधि उनकी, बड़ी रिलैक्सेशन उनके मन के अंदर और बहुत अद्भुत। कहते एक दिन वो अपने कुछ डिसिपल्स के साथ जा रहे थे, अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो समुद्र का किनारा था और सामने एक मछुआरा, उसने जाल फेंका और जाल में क्या आई? मछलियां आई। अब रामकृष्ण बड़े ध्यान से देख रहे हैं। अब मैं कुछ प्रश्न करूंगा, आपने ध्यान देना इस स्टोरी पर। तो रामकृष्ण देख रहे हैं, जाल बाहर निकाला, कुछ मछलियां, बड़े ध्यान से। और उसमें क्या था? अपने शिष्य से पूछा, बता तुझे क्या नजर आता है? तो उसने देखा तो बोले कुछ मछलियां थी जो निस्पंदन थी, जाल में आई और उन्होंने कोई क्रिया ही नहीं की, कोई एक्शन ही नहीं किया और वो यूं ही पड़ी रही, बस छोड़ दिया। क्या थी? उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? निस्पंदन। इंग्लिश में क्या बोलोगे? हाँ, मतलब कुछ भी उन्होंने रिएक्शन नहीं किया, बस उन्होंने छोड़ दिया। एक मछली थी, वो देख रहे शिष्य और बता रहे। एक सेकंड कैटेगरी कौन सी थी? जिसने थोड़ी सी कोशिश की, उछल कूद की, प्रयास किया, लेकिन बाद में वो भी निस्पंदन हो गई। थर्ड कैटेगरी कौन सी थी? कि जिसने बहुत ज्यादा कोशिश की, बहुत उछली, बहुत ज्यादा कोशिश की और वो उस नेट से बाहर आ गई, उससे बाहर आ गई। तो बाबा ने कहा फिर इसका क्या मतलब निकलता है? तो डिसिपल ने कहा यहाँ संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। अब ध्यान देना, 3 प्रकार के लोग। एक पहले, ये नेट क्या है? ये नेट ही, जाल ही, किस चीज का जाल है ये जितनी प्रकार की आप बोल रहे हो ना, एंग्जाइटी, ये डिप्रेशन, ये स्ट्रेस, ये जितनी प्रकार का जो भी चीज आपकी लाइफ के अंदर है, क्रिटिसाइजेशन, फ्रिक्शन किसी प्रकार की, कोई अवरोध, विरोध, जो चीजें हैं, ये सब उसका जाल है। अब उस जाल में 3 प्रकार के कैटेगरीज आ गई हैं। पहले लोग कौन से हैं? जिन्होंने अपने आप को निस्पंदन छोड़ दिया। निस्पंदन मतलब कुछ नहीं किया, कोई प्रयास ही नहीं किया कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें इसी नेगेटिविटी के साथ ही रहना पड़ेगा, हम इस स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल सकते, हमारी अवस्था ऐसी है, हमारे घर के हालात ऐसे हैं, हम नहीं पढ़ सकते, हम नहीं कुछ बन सकते, हम तो ऐसे ही, हम तो फेल्योर हैं, हम रिजेक्ट हो गए हैं। ये वो है पहली कैटेगरी जिन्होंने, जो निस्पंदन होगी, जिन्होंने कुछ प्रयास करने की कोशिश ही नहीं की है। सेकंड कैटेगरी, जिन्होंने कुछ प्रयास किया, थोड़ा सा प्रयास किया और वो थोड़ा बहुत कामयाब भी हो गए, लेकिन फिर भी मन पर बोझ लाइफ पर बना रहा, कुछ ना कुछ स्ट्रेस बनी रही, कई प्रकार के उतार चढ़ाव जिंदगी में होते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी थे उसके अंदर ही, बाद में वो भी थे उसी के अंदर, कुछ प्रयास किया। और तीसरी कैटेगरी, जिन्होंने बहुत कोशिश की और फिर वो इन सब चीजों से बाहर आ गए। किससे? अब कोई स्ट्रेस नहीं, अब कोई मन में नेगेटिव थॉट नहीं है, अब किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन नहीं है, किसी प्रकार की और समस्या नहीं है। उन्होंने अपने प्रयास करने से मेहनत की, बहुत मेहनत की, कई साधन अपनाए और फिर वो उस जाल से बाहर आ गए। अब सच बताना, ये तीनों में आपकी कौन कौन सी कैटेगरी है? सोच के देखो, हम इसी कैटेगरी में हैं। आप में ये फेस तो सबको करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स आती है लाइफ के अंदर, स्टडी में भी आएंगी, आपकी लाइफ जर्नी में भी आएंगी। और जो जो बातें आज आप सुन रहे हो ना, ये मत समझना केवल यूनिवर्सिटी तक सीमित है, ये आपकी लाइफ के साथ कनेक्ट है। फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं जी हम तो इस बोझ से बाहर नहीं, जिन्होंने समझ लिया हम तो कर ही नहीं सकते जी। है कोई ऐसा आप में? अभी सोच लो, मन में सोच लो थोड़ा। और फिर कुछ कैटेगरी ऐसी भी हैं जिन्होंने थोड़ी कोशिश की है, थोड़ी प्रैक्टिस की है, थोड़ा अपने आप को मोटिवेट किया है, थोड़ा पॉजिटिव किया है, लेकिन है इसी के अंदर, है इसी दायरे के अंदर, इसी जाल के अंदर है, निकल नहीं पा रहे हैं पर कोशिश कर रहे हैं। पहले तो वही है जिन्होंने कोशिश ही नहीं की, ठीक है हम जैसे हैं बढ़िया, ओके,
है ना, बहुत मोस्टली ऐसे होते हैं। और यही चीज़ इसी को बोलते हैं फेल्योर। यहीं पर आप अपनी लाइफ में रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? आपने कोशिश ही नहीं की, प्रयास ही नहीं किया और आपने हार मान ली। पहले ही खेल शुरू होने से पहले ही आपने स्वीकार कर लिया हम जीत नहीं पाएंगे, हम युद्ध नहीं कर सकते, हम इस रण क्षेत्र में नहीं आ सकते, हम में ऐसा जज्बा नहीं है। आपने स्वीकार किया और आप उसी जाल के अंदर हो। सेकंड कैटेगरी कौन है? जिसने कुछ प्रयास किया। आप में बहुत हैं जो प्रयास करेंगे, हमने कुछ बनना है, ये चीज़ें हैं, कोई बात नहीं, जो होता है होता रहे। घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, हर चीज़ इफेक्ट करती है। आपके घर का एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है, आपकी कंपनी कैसी है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, इफेक्ट करते हैं। आप किन के साथ उठते हो बैठते हो, वो उनकी सोच कैसी है, पॉजिटिव नेगेटिव है, वो आप पर इफेक्ट करती है। तो आपने उन चीज़ों को वो किया, कोशिश की और थोड़ा बहुत बाहर निकले भी, लेकिन फिर भी उसके अंदर ही हो। और तीसरे कौन है? आप में बहुत ऐसे जिसमें जज्बा होगा, जिसमें क्रिएटिविटी होगी, इसमें पोटेंशियल होगा, एनर्जेटिक होंगे और वो प्रयास करके इतने प्रयास करेंगे कि वो इन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे, इन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। ये तीन कैटेगरी हैं। तो रामकृष्ण परमहंस हंसे, मुस्कुराए, बोले एक कैटेगरी और भी है। बोले वो कौन सी? बोले ध्यान से देखो। बोले चौथी कैटेगरी भी है। बोले क्या? बोले ऐसे भी हैं जो जाल में फंसे ही नहीं है, ऐसे भी हैं जो जाल की ओर आए ही नहीं है। इसलिए आप में बहुत ऐसे भी होंगे जिन पर ये चीज़ें इफेक्ट नहीं करती हैं और इफेक्ट होने भी नहीं देना, इफेक्ट होने भी नहीं देना। और मैं बड़े ईमानदारी से बोलूँ तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस चीज़ का आप जानते हो? आपके मोबाइल्स का है। ये ध्यान रखना, इसका बहुत इफेक्ट है। कम से वो इकट्ठे बैठे हो, छोड़ दो। हाँ, ये आपको मिला एक पर्पस के लिए, ये आपको मिला है, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, आप उसको लो, उसको करो, जहाँ जहाँ आपको नीड है उस चीज़ की, उसके लिए यूज़ करो, लेकिन मिस यूज़ ना करो। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बरसात मर्यादा भूलती है तो बाढ़ आ जाती है, नुकसान होता है। सूर्य मर्यादा भूलता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, और जब आप भी मर्यादा भूलोगे तो फिर गड़बड़ होती है, फिर गड़बड़ होती है। फिर ये सब फैशन चलता है ना कि सबके अच्छे से अच्छा मोबाइल हो। अच्छी बात है आपके पास जो चीज़ हो, लेकिन उसको प्रॉपर यूज़ करो। घर में जाओ तो आपस में टाइम कंज्यूम करो, उसको यूटिलाइज करो। उस वक्त नहीं चाहिए। हाँ, जब आप पर्सनल हो, थोड़ा आपको उसकी ज़रूरत है तो आप उसको करो, उसको करो। और दूसरा ट्रेंड एक और भी है, देयर आर हाउ मेनी बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड। ये भी एक ट्रेंड साथ में। अच्छी बात है, होना चाहिए, ध्यान रखना। अच्छा, एक और बताऊं, जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ के अंदर, अगर सोल्व करनी है तो एक तरीका है, अपने मोबाइल उठाओ, उसके अंदर उसकी फोटो लगाओ। किसकी? वॉलपेपर किसकी? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की, है ना, उसकी लगाओ और फिर उसको देखो। बोले इसको हैंडल कर सकता हूं तो कुछ भी हैंडल कर सकता हूं। फिर हो सकता है आप सब कुछ हैंडल कर पाओगे। पर एक चीज ध्यान रखो, बड़ी ईमानदारी से देखो, व्हाट इज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? फ्रेंड है, फ्रेंड को फ्रेंड रहने दो, है? जब आप कहते हो स्पेशली पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हो बॉयफ्रेंड, इट मीन्स कुछ गलत है। जब कहे गर्लफ्रेंड, कुछ गलत है। अगर आप छाती चौड़ी करके कह पाओ शी इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लगाने से क्या होगा? आप कहीं बता रहे हो समाज को कि नहीं, यहाँ पर ये पॉइंट में यहाँ पर कुछ गलत हूं, ये मेरा फैशन है, ये मेरा शौक है। और यही कारण है आए दिन गर्लफ्रेंड बदल जाती है, बॉयफ्रेंड भी बदल जाते हैं, और ये भी आपकी डिप्रेशन का कारण हो जाता है। ये सब का देखो, अगर बीमारी से बाहर निकलना है तो सबसे पहले डॉक्टर को समझना पड़ेगा कि बीमारी की जड़ क्या है। आप केवल सिम्टम्स देख रहे हो, लक्षण देखे, आपने दवाई दे दी, आपको बुखार ठीक हो गया, पर अंदर जड़ कहाँ थी वो आपको नहीं पता चली। तो इन चीजों का एक कारण सब कुछ है। आपका फैमिली मैटर भी उसमें कारण बनता है, आप किन लोगों के साथ उठते हो बैठते हो ये भी कारण बनता है। आप किस कदर हमारे यहाँ बोलते हैं कि व्यक्ति की चाल व्यक्ति का परिचय बता देती है, उसके एक्सप्रेशंस। अब आपके ऑफिस में कोई एंटर करता है, उसकी सबसे पहले पर्सनैलिटी आप पर इफेक्ट डालती है, फिर उसका वे ऑफ टॉकिंग इफेक्ट डालता है कि नहीं डालता? डालता है। वो किस नज़र से आपको देख रहा है इफेक्ट डालती है।
चलता कैसे है, इफेक्ट डालती है, बैठा कैसे है, इफेक्ट डालती है। आप समझ जाओगे, आप समझदार हो, समझ जाओगे कि इसके पीछे कारण क्या है, वो चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाएगी। इसी प्रकार से आपकी हर चीज़ का इफेक्ट आपकी लाइफ पर पड़ रहा है और हम नहीं समझते हैं, और ख़ासकर आपकी एज के अंदर ऐसा होता है। देखो मैं आपसे छोटा हूँ, मैंने पहले कहा, मैं स्वीकार कर चुका हूँ मैं 16 साल का हूँ, ठीक है। तरोताज़ा रहो, खिलखिलाते रहो। सबसे बड़ी बात है, इन प्रॉब्लम से निकलने का एक ही साधन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। किसी भी ऊर्जा को हम यहाँ खत्म करने की बात नहीं करते हैं। किसी प्रकार का नेगेटिव थॉट, दैट इज योर नेगेटिव एनर्जी। आपके अंदर काम, गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा आता है, एक्सेस में आता है, आपके अंदर हम आता है, आपके अंदर ये चीज़ें जो भी आ रही हैं, आपके अंदर स्ट्रेस, ये सब क्या नेगेटिव एनर्जी है। अब आप इसे खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा लॉ सीधा कहता है, ऊर्जा संरक्षण नियम बोलता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, कि हम ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते हैं, उसे बना भी नहीं सकते हैं। आप रूपांतरण करोगे, यू कैन ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। आपने स्विच ऑन किया, लाइट चली, तो क्या कोई ऊर्जा खत्म हुई? यस और नो? नहीं। एक ऊर्जा जो इस वक्त एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में थी, नाउ इट कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी। हाथों को रगड़ो, कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? मसल एनर्जी कन्वर्ट इनटू नाउ हीट एनर्जी, उसमें बदलाव हो गया, है ना। स्विच ऑन किया, पंखा चला, इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो एक ऊर्जा, कोई ऊर्जा खत्म नहीं हुई, कोई ऊर्जा नई बनी नहीं है, केवल ऊर्जा का रूपांतरण हुआ। ये आप सब लोग समझते हो, जानते हो, बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ चितकारा एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ चितचोरा। फर्क है, यू आर डिस्पाइल ऑफ चितकारा और मैं स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, डिवोटी हूँ किसका? चितचोरा। ये मेरा खैर परिचय है, जो भी है। और स्टूडेंट ही बने रहो। जो आप ले रहे हो ना, फॉर्मल एजुकेशन है, दिस इज फॉर्मल। एक होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। व्हाट इज इनफॉर्मल एजुकेशन? कहीं से भी ले सकते हो, एक पक्की जगह पर, एक फिक्स टीचर से, फिक्स सिलेबस के साथ, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में जो आप गेन कर रहे हो, दैट इज योर फॉर्मल एजुकेशन, जो आप यहाँ से ले रहे हो। लेकिन अकेली यही नहीं है, इनफॉर्मल भी है। आप रास्ते पे जा रहे हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। सीखने की प्रकृति होगी तो सीखोगे। जिंदगी भर स्टूडेंट बनो, टीचर बनने की कोशिश नहीं करनी, गड़बड़ हो जाती है, फिर व्यक्ति सीख नहीं पाता। जिंदगी भर स्टूडेंट बन के रहो, मुझे कुछ सीखना। ये सीखने की प्रकृति ही आपको बीज से वृक्ष तक लेकर जाती है, ध्यान रखना। मैंने पहले कहा, आपके अंदर पॉसिबिलिटीज हैं, आपके अंदर बहुत क्वालिटीज हैं, आपको देखना अपने आप को। एजुकेशन का ये भी तो रोल है कि आपको आपके भीतर छिपी हुई शक्तियों को दिखाए, आप क्या हो, आप बड़े पॉजिटिव हो। एक बंदा, एक भिखारी था, वो रोटी खा रहा है, रोटी पर कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो कल्पना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है कि चटनी है बड़ी स्वाद, मैं उसके साथ खा रहा हूँ। थी नहीं, पर वो खा रहा था और कल्पना कर रहा था कि मैं, बड़ी स्वाद है चटनी, बड़े मजे से खा रहा है, बड़े अच्छा एक्सप्रेशन। तो एक बंदा निकला, बोले इतना स्वाद ले रहा है, तो बोले चटनी के साथ। वो चटनी कहाँ है? बोले है नहीं, कल्पना कर रहा हूँ। बोले रे मूर्ख, अगर कल्पना करनी है तो छोटी क्यों करता है? तो सोच, शाही पनीर खा रहा है। अगर इमेजिनेशन करनी तो बड़ी करो। सोचना है तो हर रोज सोचो, सुबह उठकर। ये जिंदगी कितनी बार मिलती है? एक ही बार मिली है, बोलो। जिंदगी कितनी बार मिलती है? गलत। मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज सुबह मिलती है। हर रोज उठो तो जिंदगी है महाराज। हर रोज प्रभात होती है, उठो, मुस्कुराओ। सबसे पहले थैंक्स करो भगवान को, प्रभु आप मुझे दुनिया दिखा रहे हो, मुस्कुराओ। और हर रोज सोचो, मैं खुश हूँ। क्या बोलोगे? मैं खुश हूँ। बोलो सारे, मैं खुश हूँ। अगर नहीं हो तो दुखी बोल दो, कोई चक्कर नहीं। जरा मुस्कुरा के बोलो, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। देखो, जो बोलो ना, चेहरे पर दिखना चाहिए। अब बोलता है कोई बंदा, मैं बड़ा खुश हूँ, और आंखों में गुस्सा, तो एक्सप्रेशन साथ में काम करते हैं आपके। मैं बहुत खुश हूँ, यही खुश लगते हैं, आप नहीं लग रहे हो। सब बोलो ना, मैं बहुत खुश हूँ।
मैं बड़े मजे में हूँ। मेरा परिवार बड़ा खुश है। हर रोज बोलो, रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, रिपीट करो।